नमस्कार। सुन लो, यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बहुत ही अहम और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं, उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म। जी हाँ, एक ऐसा दौर जिसने दुनिया के बड़े हिस्से की शक्ल बदल दी और जिसका असर शायद आज भी महसूस होता है। बिल्कुल, और हमारे पास इसके लिए एक बेहतरीन स्रोत है, आईग्न्यू के एमए पॉलिटिकल साइंस कोर्स की यूनिट 12, जिसका टाइटल ही है कॉलोनियलिज्म। ये यूनिट यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए खास तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए, उपनिवेशवाद को समझे बिना ना तो आप आधुनिक भारत के इतिहास को ठीक से समझ सकते हैं, सही बात है, ना ही हमारी अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति की जड़ें कहाँ हैं ये जान सकते हैं, और ना ही आज की जो ग्लोबल व्यवस्था है उसे पूरी तरह ग्रास्प कर सकते हैं। तो आज हमारा इरादा है कि इस यूनिट के हर पहलू को परत दर परत खोलें। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उपनिवेशवाद आखिर था क्या, ये काम कैसे करता था, इसके अलग अलग रूप क्या थे, और खासकर भारत पर इसका क्या और कैसे असर पड़ा। हाँ, तो चर्चा के अंत तक उम्मीद है कि ये सब बातें काफी हद तक साफ हो जाएंगी। बिल्कुल, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे साम्राज्यवाद यानी इंपीरियलिज्म और उपनिवेशवाद मतलब कॉलोनियलिज्म ये एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, साम्राज्यवाद अगर शासक देश यानी मेट्रोपोलिस में हो रहा है तो उसका जो असर शासित देश यानी कॉलोनी पर पड़ रहा है वो उपनिवेशवाद है। ये एक ही पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। एक ने मेट्रोपोलिस को डेवलप किया तो दूसरे ने यानी कॉलोनी को अविकसित बनाया, अंडर डेवलप्ड किया। तो आज हम इस यूनिट के आधार पर उपनिवेशवाद की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार, हाँ, टाइपोलॉजी जिसे कहते हैं, फिर औपनिवेशिक राज्य की प्रकृति कैसी थी, उसके अलग अलग चरण क्या थे, और भारत समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसके प्रभाव क्या रहे, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। जी। तो चलिए सेक्शंस 12.1 से ही शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। यहाँ पहली लाइन में ये साफ किया गया है कि साम्राज्यवाद मेट्रोपोलिस में होता है, तो उपनिवेशवाद कॉलोनी में। हाँ, और दोनों एक ही पूंजीवादी सिस्टम से जुड़े हैं। ये यूनिट वादा करती है कि वो उपनिवेशवाद को परिभाषित करेगी, उसकी टाइपोलॉजी बताएगी। टाइपोलॉजी मतलब प्रकार। जी, प्रकार। जैसे कुछ थी बसावट वाली कॉलोनियां, कॉलोनीज ऑफ सेटलमेंट, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहां बाहर से खासकर गोरे लोग जाके बस गए। अच्छा। और दूसरी थी शोषण वाली कॉलोनियां, कॉलोनीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जैसे अपना भारत, इंडोनेशिया, जिनका मकसद ही था आर्थिक और राजनीतिक शोषण करना सदियों तक। और ये यूनिट कहती है कि इसका फोकस इन्हीं शोषण वाली कॉलोनियों पे रहेगा। बिल्कुल, और ये भी बताया गया है कि उपनिवेशीकरण सिर्फ समुद्र पार जाकर ही नहीं हुआ, जैसे ब्रिटेन ने भारत में किया। हाँ, ये जमीन के रास्ते विस्तार से भी हुआ, इनलैंड एक्सपेंशन जिसे कहते हैं, जैसे रूस ने अपने आसपास के इलाकों में किया, या चीन के मामले में भी, हालांकि वो थोड़ा अलग था। चीन का मामला अलग कैसे था? देखिए, शासन के तरीके के आधार पर भी फर्क है। भारत में ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन था, डायरेक्ट रूल, एक पूरा औपनिवेशिक राज्य बनाया गया था। चीन में स्थिति थोड़ी अलग थी, वहां अप्रत्यक्ष शासन था, इनडायरेक्ट रूल, मतलब राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज पर कंट्रोल तो था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सीधे शासन की जिम्मेदारी नहीं ली। तो फिर कंट्रोल कैसे था? कंट्रोल अर्थव्यवस्था पर ज्यादा था, राजनीति पर उतना सीधा नहीं। इसीलिए चीन को एक तरह से सेमी कॉलोनी कहा जाता है, मतलब आधी कॉलोनी। अच्छा, सेमी कॉलोनी। और एक और बड़ा फर्क ये था कि चीन पर किसी एक शाही ताकत का कब्जा नहीं था। कई यूरोपीय शक्तियां, जापान, अमेरिका सब मिलकर उसका शोषण कर रहे थे। भारत में मुख्य रूप से ब्रिटेन का पूरा राजनीतिक नियंत्रण था। समझ गया। और फिर एक टर्म आता है नवोपनिवेशवाद, नियो कॉलोनियलिज्म। ये क्या है? ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि देश को राजनीतिक आजादी तो मिल गई, लेकिन औपचारिक माध्यमों के बिना भी उपनिवेशवाद जारी रहा। बिना कब्जे के? वो कैसे? आर्थिक नीतियों को प्रभावित करके, कर्ज के जाल में फंसाकर, या जरूरत पड़ने पर सैन्य शक्ति का डर दिखाकर। यूनिट कहती है कि बाद के दौर में अमेरिका, यूएस, एक प्रमुख नव उपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। अच्छा, तो मतलब उपनिवेशवाद के कई चेहरे और तरीके रहे। चलिए अब सेक्शन 12.2 पर आते हैं, अप्रोचेस टू कॉलोनियलिज्म, यानी उपनिवेशवाद को समझने के विभिन्न दृष्टिकोण। हाँ, यूनिट बताती है कि 1960 के दशक में जब बहुत से देशों को आज़ादी मिली, खासकर क्यूबा और अल्जीरिया की क्रांतियों के बाद, इस विषय पर काफी लिखा पढ़ी शुरू हुई। इसमें मुख्य रूप से कौन से विचार सामने आए?
दो प्रमुख स्कूल ऑफ थॉट बताए गए हैं। पहला है डिपेंडेंसी स्कूल, यानी निर्भरता सिद्धांत। निर्भरता सिद्धांत। जी, इससे ऑन्द्रे गंडर फ्रैंक, समीर अमीन जैसे बड़े विचारक जुड़े हैं। इनका मूल तर्क ये था कि राजनीतिक आज़ादी मिल जाने के बाद भी कोई पूर्व कॉलोनी आर्थिक रूप से मेट्रोपोलिस पर निर्भर बनी रहती है। क्यों? आज़ादी के बाद भी निर्भरता क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जब तक वो देश वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा है, वो निर्भर ही रहेगा। वहाँ का जो स्थानीय पूंजीपति वर्ग है, वो इतना सक्षम नहीं होता कि अपने दम पर देश का विकास कर सके। वो कहीं ना कहीं बाहरी ताकतों पर निर्भर रहता है। नाम की आज़ादी पर आर्थिक गुलामी जारी। कुछ ऐसा ही उनका तर्क था। और दूसरा दृष्टिकोण कौन सा है? दूसरा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है इमैनुअल वॉलेस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम्स अप्रोच, विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण। अच्छा, ये तो काफी सुना है। हाँ, वॉलेस्टाइन ने पूरी पूंजीवादी दुनिया को एक सिस्टम के तौर पर देखा और उसे 3 हिस्सों में बांटा। 3 हिस्से कौन कौन से? पहला, केंद्र, ये वो विकसित अमीर देश हैं जहां उच्च तकनीक है, मजबूत राज्य है और जहां से सिस्टम कंट्रोल होता है। जैसे पश्चिमी यूरोप, अमेरिका। बिल्कुल। दूसरा है परिधि, ये वो गरीब पिछड़े देश हैं जहां कम तकनीक है, कम मजदूरी है, राज्य कमजोर हैं, स्थानीय पूंजीपति वर्ग भी कमजोर हैं और अर्थव्यवस्था पर विदेशी पूंजी का दबदबा है। ज्यादातर पूर्व कॉलोनियां इसी श्रेणी में आती हैं। और तीसरा? तीसरा है अर्थ परिधि, ये बीच वाले देश हैं जैसे भारत, ब्राजील। यहाँ केंद्र और परिधि दोनों की कुछ विशेषताएं मिलती हैं। मतलब यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में राज्य का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। ये देश विश्व व्यवस्था में अपने लिए एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करते हैं। इनमें आपको आर्थिक राष्ट्रवाद देखने को मिलेगा। और इन तीनों के बीच रिश्ता कैसा होता है? कभी केंद्र का शोषण करते हैं, कभी खुद शोषित होते हैं। ये एक डायनामिक सिस्टम है। काफी दिलचस्प है ये मॉडल। इस सेक्शन में सांस्कृतिक पहलुओं पर भी जिक्र है। अमिल्कार कैब्रेल, फ्रांस फानोन और एडवर्ड सईद जैसे विचारकों ने बताया कि कैसे उपनिवेशवाद सिर्फ राजनीतिक आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक गुलामी भी थोपता है। हाँ, सईद की ओरिएंटलिज्म तो बहुत फेमस किताब है। बिल्कुल। और भारतीय संदर्भ में इतिहासकार बिपिन चंद्रा के काम का भी जिक्र है। उन्होंने उपनिवेशवाद को औपनिवेशिक संरचना, औपनिवेशिक आधुनिकीकरण, उपनिवेशवाद के चरणों और औपनिवेशिक राज्य के फ्रेमवर्क में बहुत गहराई से एनालाइज किया है। तो ये अलग अलग तरीके हैं उपनिवेशवाद को देखने और समझने के। अब आते हैं सेक्शन 12.2.1 पे, व्हाट इज कॉलोनियलिज्म? उपनिवेशवाद आखिर है क्या? देखिए, यूनिट साफ कहती है कि औपनिवेशवाद कोई प्राचीन चीज नहीं है। ये उतना ही आधुनिक है जितना कि औद्योगिक पूंजीवाद। हाँ, इसे कॉलोनी के पारंपरिक अर्थव्यवस्था और आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच का एक विशिष्ट चरण माना गया है। ये न पूरी तरह पारंपरिक है, न पूरी तरह पूंजीवादी। तो फिर ये है क्या? ये एक सुसंरचित समग्रता है, अ वेल स्ट्रक्चर्ड होल। एक विशिष्ट सामाजिक संरचना है, अ डिस्टिंक्ट सोशल फॉर्मेशन। इसकी खास बात यह है कि इसमें अर्थव्यवस्था और समाज का जो मूल नियंत्रण है वो एक विदेशी पूंजीपति वर्ग के हाथ में होता है। और इसकी संरचना स्थिर नहीं रहती। जैसे जैसे दुनिया में पूंजीवाद का विकास होता है वैसे वैसे औपनिवेशवाद का रूप भी बदलता रहता है। यूनिट कुछ गलत धारणाओं को भी खारिज करती है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे कुछ लोग समझते हैं कि यह सिर्फ विदेशी राजनीतिक दबदबा थोपना था। यूनिट कहती है ये इससे कहीं ज्यादा था। और या ये सिर्फ एक कॉन्फिडेंस ट्रिक था या नस्लीय अहंकार का नतीजा था। ये सब बातें सच हैं पर पूरी तस्वीर नहीं बताती। एक विचार हॉपकिंस का बताया गया है कि साम्राज्य दुनिया के संसाधनों को जुटाने के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे। हाँ, पर यूनिट कहती है कि ये परिभाषा अधूरी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मेट्रोपोलिस के नजरिए से देखती है, कॉलोनी पर क्या असर हुआ ये नहीं बताती। और ये मानना भी गलत है कि कॉलोनी धीरे धीरे खुद ही पूंजीवादी बन जाती। बिल्कुल गलत। यूनिट कहती है कि ये सोच कि कॉलोनी एक संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था थी जो समय के साथ पूंजीवादी बन जाएगी, या उसका विकास इसलिए रुक गया, अरेस्टेड ग्रोथ, क्योंकि उसमें पुरानी पूर्व पूंजीवादी चीजें बाकी रह गई थी, ये सब गलतफहमियां हैं। कुछ लोग तो उपनिवेशवाद का बचाव भी करते हैं, जैसे मॉरिस डी मॉरिस का नाम लिया है। हाँ, मॉरिस जैसे लोग कहते हैं कि ब्रिटिश राज तो भारत में आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत की अपनी परंपराओं और सामाजिक बाधाओं के कारण वो सफल नहीं हो पाया। यूनिट इस बात को भी खारिज करती है, जोरदार तरीके से खारिज करती है। कहती है कि ये उपनिवेशवाद का महिमा मंडन करने की कोशिश है। तो फिर सही समझ क्या है? अगर ये पूर्व पूंजीवादी नहीं था, पूंजीवादी भी नहीं था, तो क्या था? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है इस सेक्शन की।
यूनिट कहती है कि ये औपनिवेशिक था। ये अपने आप में एक अलग कैटेगरी है। औपनिवेशिक। हाँ, ये एक संकर रचना थी, एक विकृत पूंजीवाद, डिस्टॉर्टेड कैपिटलिज्म। इसमें पूंजीवाद के कुछ तत्व थे, लेकिन वो इस तरह से तोड़े मरोड़े गए थे कि कॉलोनी का विकास ना हो सके। तो विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ने से कॉलोनी में पूंजीवाद नहीं आया? नहीं आया, उल्टा हुआ। यूनिट कहती है कि कॉलोनी माँ देश की नकल नहीं बनी, बल्कि उसका उल्टा बनी, उसका अविकासात्मक पक्ष बनी। नॉन डेवलपमेंटल साइड। हाँ, उपनिवेशवाद ने कॉलोनी की सामाजिक और उत्पादक शक्तियों का विकास नहीं किया, बल्कि उन्हें दबाया, उन्हें अविकसित किया। और इसी अविकास से ऐसे अंतर्विरोध पैदा हुए जिसने उपनिवेशवाद को उसके अगले चरण की ओर धकेला। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब उपनिवेशवाद ने जानबूझकर पिछड़ापन पैदा किया। अब सेक्शन 12.22 में एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है। हाँ, मैंने पढ़ी थी, काफी मुश्किल लगी थी। थोड़ी जटिल, पर इसे समझना जरूरी है। परिभाषा है, colonialism is the internal disarticulation and external integration of the rural economy and the realization of the extended reproduction of capital not in the colony but in the imperialist metropolis. बाप रे, एक बार फिर से। Internal disarticulation and external integration of the rural economy और फिर realization of extended reproduction of capital not in the colony but in the imperialist metropolis. ठीक है, अब इसे जरा आसान भाषा में समझाएं। जरूर। इंटरनल डिसआर्टिकुलेशन का मतलब है कॉलोनी की जो अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर के जो आपसी जुड़ाव हैं वो टूट जाते हैं। जैसे गांव का किसान पहले शायद गांव के कारीगर के लिए अनाज उगाता था और कारीगर किसान के लिए औजार बनाता था। ये अंदरूनी जुड़ाव टूट गया। अच्छा। और एक्सटर्नल इंटीग्रेशन, इसका मतलब है कि वही ग्रामीण अर्थव्यवस्था अब बाहरी दुनिया से, विश्व बाजार से जोड़ दी जाती है। लेकिन किस तरह से? किस तरह से? इस तरह से कि उसका मकसद होता है एक्सटेंडेड रिप्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी से और ज्यादा पूंजी बनाना। लेकिन ये पूंजी कहाँ बन रही है? शासक देश में, मेट्रोपोलिस में। बिल्कुल, कॉलोनी में नहीं। कॉलोनी का इस्तेमाल सिर्फ संसाधन निकालने और मुनाफा बनाकर मेट्रोपोलिस भेजने के लिए होता है। कॉलोनी के अपने अंदर पूंजी का विकास नहीं होता। अरे वाह, मतलब पूरी व्यवस्था का निचोड़ है इस एक परिभाषा में। कॉलोनी अंदर से टूटी हुई, बाहर से जुड़ी हुई, लेकिन सिर्फ मेट्रोपोलिस के फायदे के लिए। एकदम सही, यही उपनिवेशवाद का सहारा। और यूनिट कहती है कि उपनिवेशवाद को सिर्फ उत्पादन का तरीका, मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं मानना चाहिए। हाँ, उसे एक सामाजिक संरचना, सोशल फॉर्मेशन मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ही कॉलोनी में आपको अलग अलग उत्पादन के तरीके एक साथ मौजूद मिल सकते हैं। कहीं सामंतवाद चल रहा है, कहीं छोटे किसान या कारीगर अपना सामान बना रहे हैं, पेटी कमोडिटी प्रोडक्शन, कहीं खेती में पूंजी लग रही है, कहीं इंडस्ट्री में, कहीं फाइनेंस में। ये सब एक साथ मौजूद होते हैं, लेकिन उन पर कंट्रोल औपनिवेशिक ताकत का होता है। अच्छा, ये भी एक महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है। और इसी से एक और बहुत महत्वपूर्ण बात निकलती है। क्या? कि अधिशेष का विनियोजन, सरप्लस एप्रोप्रिएशन, यानी जो अतिरिक्त मूल्य पैदा हो रहा है, उसे हड़पने का तरीका क्या है? सामान्य पूंजीवाद में ये उत्पादन के साधनों, जमीन, फैक्ट्री के मालिकाना हक के आधार पर होता है। हाँ। लेकिन उपनिवेशवाद में ये मुख्य रूप से राज्य सत्ता पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर स्टेट पावर के आधार पर होता है। क्योंकि राज्य ही नीतियां बनाता है, टैक्स लगाता है, संसाधनों पर कब्जा करता है। तो राज्य का रोल बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और इसी समझ से ये स्पष्ट होता है कि उपनिवेशवाद में जो मुख्य अंतर्विरोध, प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन है, वो वर्गीय नहीं है, यानी अमीर बनाम गरीब का नहीं है। तो फिर क्या है? वो सामाजिक है। मतलब पूरी कॉलोनी का समाज बनाम औपनिवेशिक ताकत। इसीलिए औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जो संघर्ष होता है वो राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष होता है, न कि वर्ग संघर्ष। अच्छा, तो प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन इज नेशनल नॉट क्लास बेस्ड। एग्जैक्टली। और संघर्ष का चरित्र मुख्य रूप से राजनीतिक होता है। पहले विदेशी शासन को उखाड़ फेंको। ये यूपीएससी के लिए समझने वाली बहुत गहरी बात है, खासकर जब आप राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं। सही कहा, ये पर्सपेक्टिव जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 12.2.3 पर, बेसिक फीचर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद की मूल विशेषताएं। यूनिट यहाँ 4 मुख्य विशेषताएं बताती हैं, जो हमने परिभाषा में भी थोड़ी झलक देखी थी। हाँ, बताइए। पहली विशेषता, विश्व पूंजीवादी व्यवस्था में अधीनस्थ एकीकरण, सबऑर्डिनेट इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम। मतलब कॉलोनी को वर्ल्ड सिस्टम में जोड़ा तो जाता है, लेकिन एक निचली दबी हुई हैसियत से। और इसके तहत क्या होता है? इसके तहत होता है असमान विनिमय,
अनइक्वल एक्सचेंज। एक शोषणकारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन, एक्सप्लॉयटेटिव इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब मेट्रोपोलिस बनाएगा महंगी उच्च तकनीक वाली चीजें, हाँ, और कॉलोनी क्या बनाएगी? कच्चा माल और सस्ती चीजें। बिल्कुल, कम मूल्य वाले, कम उत्पादकता वाले, कम तकनीक वाले सामान और कच्चा माल। ये पूरी व्यवस्था ही ऐसी बनाई जाती है कि फायदा हमेशा मेट्रोपोलिस को हो। भारत में रेलवे का उदाहरण दिया गया है यहाँ। हाँ, कि रेलवे का विकास ब्रिटिश उद्योग के हितों के लिए किया गया था, भारत के अपने उद्योगों के लिए नहीं। कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुंचाना और ब्रिटेन के बने माल को भारत के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचाना। और बाल गंगाधर तिलक ने इस पर क्या खूब कहा था, डेकोरेटिंग अनदर्स वाइफ, दूसरे की पत्नी को सजाना। बिल्कुल, क्या सटीक टिप्पणी थी। दिखाता है कि लोगों को समझ आ रहा था कि ये विकास किसके लिए हो रहा है। सच में कितना दर्द है इस बात में। दूसरी विशेषता है बाहरी एकीकरण और आंतरिक विघटन, एक्सटर्नल इंटीग्रेशन एंड इंटरनल डिसआर्टिकुलेशन। ये परिभाषा वाली बात ही है। कॉलोनी बाहर से वर्ल्ड मार्केट से जुड़ जाती है, लेकिन अंदर से टूट जाती है। कैसे टूटती है? उसका जो कृषि क्षेत्र है वो अब अपनी स्थानीय इंडस्ट्री की जरूरतें पूरी नहीं करता। वो किसको सर्व करता है? मेट्रोपॉलिटन अर्थव्यवस्था को और विश्व बाजार को। जैसे भारत में कपास उग रहा है तो वो मैनचेस्टर की मिलों के लिए जा रहा है, ना कि भारत की अपनी मिलों के लिए। समझ गया। मतलब अंदर के लिंक टूट गए और बाहर का लिंक्स शोषणकारी बन गया। तीसरी विशेषता जिसका जिक्र बार बार आता है, धन का निकास। ड्रेन ऑफ वेल्थ। हाँ, द ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी ने इसे मशहूर किया। ये कैसे होता है? एक तो होता है बिना किसी भुगतान के निर्यात। हाँ, मतलब भारत से माल तो जा रहा है ब्रिटेन, हाँ। पर उसके बदले में भारत को कुछ खास मिल नहीं रहा। और दूसरा तरीका है सेना और सिविल सेवाओं पर होने वाला भारी सरकारी खर्च। ये सारा पैसा भी तो ब्रिटेन ही जा रहा था उन अफसरों की तनख्वाह, पेंशन वगैरह के रूप में। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ एक मुख्य विशेषता थी। और चौथी और शायद सबसे साफ दिखने वाली विशेषता, विदेशी राजनीतिक प्रभुत्व। हाँ, ये तो है ही। यही वो बुनियाद है जिस पर बाकी तीनों विशेषताएं टिकी होती हैं। बिना राजनीतिक कब्जे के ये सब करना मुमकिन नहीं था। तो ये चार हो गई, असमान विनिमय और अधीनस्थ एकीकरण, भारी एकीकरण, आंतरिक विघटन, धन का निकास और विदेशी राजनीतिक प्रभुत्व। जी, यूनिट कहती है कि ये औपनिवेशिकवाद की मुख्य पहचान है। इन्हें याद रखना जरूरी है, खासकर मेंस के आंसर राइटिंग के लिए। अब बात करते हैं औपनिवेशिक राज्य की, द कॉलोनियल स्टेट, सेक्शन 12.3। ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। औपनिवेशिक राज्य वो मशीनरी है, वो औजार है जिसके जरिए मेट्रोपॉलिटन पूंजीपति वर्ग कॉलोनी को कंट्रोल करता है और उसका शोषण करता है। ये औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अभिन्न है। और ये राज्य किसके लिए काम करता है? किसी एक कंपनी के लिए नहीं, ये किसी एक पूंजीपति या एक कंपनी के तात्कालिक हितों के लिए नहीं, बल्कि समग्र रूप से मात्र देश के पूंजीपति वर्ग, कैपिटलिस्ट क्लास ऑफ द मदर कंट्री एज अ होल, के दीर्घकालिक हितों की सेवा करता है। ये एक बड़ा पॉइंट है। अच्छा, और कॉलोनी के अंदर के वर्गों का क्या? क्या कोई वर्ग अंग्रेजों का साथ देता था, उनका जूनियर पार्टनर बनता था? यूनिट बहुत स्पष्ट रूप से कहती है, नहीं। उपनिवेशवाद के तहत कॉलोनी के सभी स्वदेशी वर्ग, चाहे वो जमींदार हों, व्यापारी हों, किसान हों, मजदूर हों, सब के सब विदेशी प्रभुत्व झेलते हैं। कोई भी वर्ग उपनिवेशवाद का जूनियर पार्टनर नहीं होता। सच में? बड़े जमींदार भी नहीं? नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि पोलैंड और मिस्र जैसे देशों में बड़े जमींदारों ने भी औपनिवेशिक विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व किया, क्योंकि उनके हित भी औपनिवेशिक शासन से टकराते थे। ये सेमी कॉलोनी से एक बड़ा अंतर है फिर तो। बिल्कुल, सेमी कॉलोनी में आपको कंप्रोडॉज मिल सकते हैं, यानी ऐसे देशी वर्ग जो विदेशी शासकों के साथ मिले होते हैं, शासक वर्ग का हिस्सा होते हैं, पर पूरी कॉलोनी में ऐसा नहीं होता। और इस औपनिवेशिक राज्य की भूमिका क्या सामान्य पूंजीवादी राज्य जैसी ही थी? नहीं, उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ये खुद अधिशेष विनियोजन का एक प्रमुख चैनल था। ये सिर्फ माहौल नहीं बनाता था, ये खुद लूट में शामिल था। इसके मुख्य काम क्या थे? सुरक्षा सुनिश्चित करना, विद्रोहों को दबाना। तीसरा, औपनिवेशिक हितों के विरोधी जो भी स्थानीय आर्थिक ताकतें थीं, उन्हें दबाना या खत्म करना। और यूनिट ये भी कहती है कि ये राज्य राष्ट्रीय एकता को रोकने की कोशिश करता था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये राज्य जाति और समुदाय जैसी पहचानों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता था, ताकि लोग आपस में ही बटे रहें और विदेशी शासन के खिलाफ एकजुट ना हो पाएं। डिवाइड एंड रूल। और हाँ, ये पूंजी के विनियोजन के लिए परिस्थितियां बनाता था,
जिसमें जरूरत पड़ने पर माल और सेवाएं बनाना भी शामिल था, जैसे रेलवे या डाकतार। और सबसे बड़ा काम, सबसे बुनियादी काम था कॉलोनी के पूरे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और कानूनी ढांचे को इस तरह से बदलना कि मेट्रोपॉलिटन हितों के लिए शोषण को बड़े पैमाने पर और लंबे समय तक जारी रखा जा सके। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर। बाप रे, कितना व्यापक कंट्रोल था। और क्योंकि औपनिवेशिक संरचना और राज्य के बीच इतना सीधा संबंध था, इसलिए उपनिवेशवाद के खिलाफ जो संघर्ष होता है वो आसानी से राजनीतिक रंग ले लेता है। कैसे? क्योंकि सब कुछ साफ दिखाई देता है। कंट्रोल का पूरा तंत्र, राज्य का मात्र देश के उद्योगपतियों से सीधा संबंध, नीतियां बनाने में स्थानीय लोगों की कोई भूमिका ना होना, ये सब बिल्कुल स्पष्ट होता है। लोगों को दिखता है कि राज्य विदेश से नियंत्रित हो रहा है। हाँ, ये बात तो है। इसीलिए संघर्ष सीधे राज्य के खिलाफ होता है। राज्य चलता कैसे था? सिर्फ डंडे के जोर पर? देखिए, मुख्य आधार तो प्रभुत्व और जबरदस्ती, डोमिनेशन एंड कोअर्जन ही था। सेना, पुलिस का डर। लेकिन सिर्फ इसी पर निर्भर नहीं था। तो और क्या था? ये कुछ हद तक नेतृत्व और सहमति, लीडरशिप एंड कंसेंट हासिल करने की भी कोशिश करता था। हालांकि ये सहमति बहुत सीमित और ऊपरी होती थी। इसीलिए इसे पूरी तरह तानाशाही नहीं कह सकते, लेकिन पूरी तरह लोकतांत्रिक भी नहीं। तो फिर क्या कहेंगे? ये एक बुर्जुआ राज्य की तरह भी काम करता था। मतलब कानून का शासन का दिखावा, संपत्ति संबंधों की सुरक्षा, खासकर अंग्रेजों की, एक नौकरशाही और एक संवैधानिक दायरा भी बनाया गया था जिसके अंदर रहकर आप विरोध कर सकते थे। अच्छा, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह? हाँ, बिल्कुल। ये सब तरीके थे असंतोष को काबू में रखने के, उसे एक हद से आगे न बढ़ने देने के। हम भारत के संदर्भ में इस पर बाद में और विस्तार से बात करेंगे। ये सेमी हेजेमोनिक वाली बात यहीं से आती है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 12.4 पर, स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद के चरण। ये एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूनिट बताती है कि उपनिवेशवाद कोई एकसार चीज नहीं थी जो हमेशा एक जैसी रही। ये समय के साथ बदली और इसके मोटे तौर पर 3 चरण पहचाने जा सकते हैं। 3 चरण, हाँ। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि हर कॉलोनी इन तीनों चरणों से गुजरी हो, ऐसा जरूरी नहीं। कुछ देश शायद पहले और दूसरे से गुजरे, जैसे भारत, कुछ शायद सिर्फ तीसरे से, जैसे मिस्र, कुछ पहले और तीसरे से, जैसे इंडोनेशिया। और ये चरण कितने समय तक चले? ये पूरा प्रोसेस लगभग 200 सालों तक चला और समय के साथ अधीनता के रूप बदले, औपनिवेशिक नीतियां बदली, राज्य का चरित्र बदला, संस्थाएं बदली, संस्कृति, विचार, विचारधाराएं, सब कुछ बदला। लेकिन क्या ऐसा था कि एक चरण बिल्कुल खत्म हो गया फिर दूसरा शुरू हुआ? नहीं, ऐसा नहीं था। पुराने रूप बाद के चरणों में भी किसी न किसी शक्ल में जारी रहे, ओवरलैपिंग थी। इन चरणों को तय करने वाले कारक क्या थे? ये बदलाव क्यों आए? यूनिट 4 मुख्य कारक बताती हैं। पहला, खुद पूंजीवाद का विश्व व्यवस्था के रूप में ऐतिहासिक विकास। दूसरा, मेट्रोपोलिस यानी शासक देश के अपने समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में बदलाव। तीसरा, विश्व अर्थव्यवस्था में उस शासक देश की स्थिति में बदलाव। और चौथा, कॉलोनी का अपना ऐतिहासिक विकास, उसकी अपनी अंदरूनी स्थिति। इन चारों के मेल से उपनिवेशवाद के चरण तय हुए। तो पहला चरण कौन सा था? सेक्शन 12.4.1। पहला चरण था एकाधिकार, व्यापार और लूट का चरण। फर्स्ट स्टेज, मोनोपोली, ट्रेड एंड प्लंडर। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? 2 मूल उद्देश्य थे। पहला, व्यापार को ज्यादा से ज्यादा मुनाफे वाला बनाना। और ये कैसे होगा? सस्ता खरीदकर महंगा बेचकर। हाँ, पर सस्ता खरीदने के लिए जरूरी था कि बाजार में कोई और कॉम्पिटिटर ना हो, तो स्वदेशी निर्मित माल को सस्ता खरीदना और अपने माल को महंगा बेचना। इसके लिए जरूरी था कि सभी प्रतिस्पर्धियों को, चाहे वो स्थानीय व्यापारी हों या दूसरी यूरोपीय कंपनियां, बाजार से बाहर कर दिया जाए। अच्छा, मोनोपोली बनानी थी। बिल्कुल। क्षेत्रीय विजय, पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट के जरिए स्थानीय व्यापारियों को हटाया गया और युद्ध करके दूसरी यूरोपीय कंपनियों को हराया गया। इसलिए पहले चरण की मुख्य विशेषता थी व्यापार का एकाधिकार, मोनोपोली ऑफ ट्रेड। और दूसरा उद्देश्य? दूसरा उद्देश्य था राजनीतिक जीत का इस्तेमाल करके सीधी लूट खसोट करना और कॉलोनी के अधिशेष पर कब्जा करना, प्लंडर एंड सीजर ऑफ सरप्लस, जैसे बंगाल जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। हाँ, वो ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली बात फिर से आ गई। जी। यूनिट बताती है कि उस समय भारत से ब्रिटेन को जो धन का निकास हुआ, वो ब्रिटेन की तत्कालीन राष्ट्रीय आय का 2 से 3% था। 2 से 3%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ,
सोचिए, एक पूरे देश की राष्ट्रीय आय का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ एक कॉलोनी से लूटा जा रहा था। ये सीधी लूट थी। इस चरण में क्या कॉलोनी के अंदर कोई बड़े बदलाव किए गए? नहीं, यही इसकी खास बात है। इस चरण में कॉलोनी की पारंपरिक अर्थव्यवस्था और राजनीति में कोई बुनियादी बदलाव नहीं किए गए। उपनिवेशवाद को बस ऊपर से मौजूदा व्यवस्थाओं पर ही थोप दिया गया। जो चल रहा था चलने दिया, बस उसका फायदा उठाया। अब आता है सेक्शन 12.4.2, दूसरा चरण, मुक्त व्यापार का युग, सेकंड स्टेज, एरा ऑफ फ्री ट्रेड। हाँ, अब स्थितियां बदल रही थी। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। अब वहां के औद्योगिक पूंजीपति वर्ग, इंडस्ट्रियल बुर्जुआजी के हित बदल गए थे। उनके हित कैसे बदले? अब उन्हें कॉलोनी सिर्फ लूट के लिए नहीं चाहिए थी। अब उन्हें कॉलोनी अपने कारखानों में बने माल के लिए एक बड़े बाजार, मार्केट के रूप में चाहिए थी। अच्छा, अपना माल बेचने के लिए। बिल्कुल। और अगर कॉलोनी को उनका माल खरीदना है तो उसके पास पैसे भी तो होने चाहिए। इसलिए जरूरी था कि कॉलोनी से निर्यात बढ़े ताकि वो आयातित माल का भुगतान कर सके। साथ ही मेट्रोपॉलिटन बुर्जुआजी अब कॉलोनी को कच्चे माल और खाद्यान्न के एक भरोसेमंद उत्पादक के रूप में भी विकसित करना चाहती थी, ताकि उन्हें दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। तो मतलब अब कॉलोनी का रोल बदल रहा था, मार्केट और रॉ मटेरियल सप्लायर। जी, और बढ़ा हुआ निर्यात जो था वो ब्रिटेन के व्यापारियों और अफसरों के ऊंचे वेतन और मुनाफे चुकाने में भी मदद करता। इस चरण में लूट का क्या हुआ? वो बंद हो गई। औद्योगिक पूंजीपति वर्ग ने अब पुरानी तरह की सीधी लूट का विरोध किया। उनका तर्क था कि इससे तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मर जाएगी, कॉलोनी कंगाल हो जाएगी, तो हमारा माल कौन खरीदेगा? हाँ, बात तो सही है। तो अब अधिशेष हड़पने का मुख्य तरीका सीधी लूट नहीं बल्कि व्यापार ट्रेड बन गया, अनइक्वल एक्सचेंज। तो इसके लिए क्या बदलाव करने पड़े? इसके लिए अब कॉलोनी की अर्थव्यवस्था, राजनीति, प्रशासन, समाज, संस्कृति और विचारधारा सब में बड़े बदलाव करने जरूरी हो गए। अब पुरानी व्यवस्था से काम नहीं चल सकता था। और नारा क्या दिया गया? उनसे निकालकर आधुनिक बना रहे, उसे विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मातृ देश के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट किया जाना था। क्या क्या किया गया इसके लिए? पूंजीपतियों को खुली छूट दी गई कि वो कॉलोनी में आकर बागान लगाएं, व्यापार करें, परिवहन विकसित करें, खनन करें और कुछ हद तक उद्योग भी लगाएं। हालांकि ये बहुत सीमित था। और वो रेलवे, डाक, तार? हाँ, परिवहन और संचार प्रणाली, रेलवे, डाक, तार को तेजी से विकसित किया गया। क्यों? ताकि कच्चा माल आसानी से बंदरगाहों तक पहुंच सके और ब्रिटेन से आया तैयार माल देश के कोने-कोने, गांवों तक आसानी से पहुंच सके। मतलब मकसद वही, तरीका नया। बिल्कुल। प्रशासन को और ज्यादा बढ़ाया गया, कानून व्यवस्था बदली गई, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया, आधुनिक शिक्षा शुरू की गई। शिक्षा क्यों? मुख्य रूप से सस्ते क्लर्क, बाबू तैयार करने के लिए जो प्रशासन चलाने में मदद करें। और ये भी उम्मीद थी कि पश्चिमी शिक्षा से लोगों का टेस्ट बदलेगा और वो ब्रिटिश माल ज्यादा पसंद करेंगे। और विचारधारा के लेवल पर नई राजनीतिक विचारधारा थी उदार साम्राज्यवाद, लिबरल इंपीरियलिज्म की। शासक अब कहने लगे कि हम तो पिछड़े लोगों को सभ्य बना रहे हैं, उन्हें स्वर शासन, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। हल्के व्यंग्यात्मक स्वर में। वाह, मतलब लूट भी रहे हैं और एहसान भी जता रहे हैं। यही विडंबना थी इस चरण की। विकास का नारा, पर नतीजा अविकास। अब आता है तीसरा चरण, सेक्शन 12.4.3, वित्त पूंजी का युग, थर्ड स्टेज, एरा ऑफ फाइनेंस कैपिटल। जी, इस समय तक यूरोप में और खासकर ब्रिटेन में औद्योगिक विकास काफी हो चुका था। बड़े पैमाने पर पूंजी जमा हो गई थी, अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। अब इस पूंजी को लगाने के लिए, निवेश करने के लिए नए रास्ते चाहिए थे। साथ ही अब दुनिया में साम्राज्यवाद को लेकर होड़ बहुत बढ़ गई थी। बाजारों के लिए, कच्चे माल और खाद्यान्न के स्रोतों के लिए विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के बीच तीव्र संघर्ष चल रहा था। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका इसी दौर में हुआ। तो इस जमा पूंजी का क्या किया गया? इसे विदेशों में, खासकर अपनी कॉलोनियों में निवेश करने पर जोर दिया गया। क्यों? क्योंकि अपनी कॉलोनी में निवेश करना सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा मुनाफे वाला माना जाता था। वहां आपकी अपनी सरकार थी, आपके अपने कानून थे। तो इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हुआ कॉलोनी पर और भी ज्यादा गहन नियंत्रण, मोर इंटेंसिव कंट्रोल। अब कॉलोनी पर पकड़ और मजबूत करनी जरूरी हो गई थी ताकि वहां किए गए निवेश सुरक्षित रहें और शाही शक्ति के हितों की रक्षा हो सके। विचारधारा में भी बदलाव आया क्या? हाँ बिल्कुल। अब माहौल प्रतिक्रिया का था। उदार साम्राज्यवाद और स्वशासन की बातें पीछे छूट गईं। अब गहन नियंत्रण की जरूरत थी। तो नई विचारधारा क्या थी? अब आई परोपकारी निरंकुशता की विचारधारा। मतलब हम शासक तो हैं पर हम परोपकारी हैं, हम तुम्हारे भले के लिए शासन कर रहे हैं। और ये कहा जाने लगा कि औपनिवेशिक लोग तो बच्चे जैसे हैं जिन्हें हमेशा अभिभावकों की जरूरत रहेगी, यानी औपनिवेशिक शासकों की।
मतलब अब स्वशासन की कोई बात नहीं। बिल्कुल नहीं। अब कहा गया कि ब्रिटिश राज स्थायी है, परमानेंट है। लेकिन यूनि कहती है कि इस चरण में एक बड़ा अंतर्विरोध था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अंतर्विरोध ये था कि पिछले 2 चरणों में कॉलोनी का इतना ज्यादा शोषण हो चुका था, वो इतनी कंगाल हो चुकी थी कि अब वो मेट्रोपॉलिटन पूंजी को बहुत ज्यादा मात्रा में अवशोषित करने की स्थिति में ही नहीं थी। मतलब भारत जैसे देश इतने गरीब हो गए थे कि वहां बहुत बड़े पैमाने पर नया निवेश करना या वहां से कच्चे माल का निर्यात और ज्यादा बढ़ाना मुश्किल हो गया था। खरीदने की क्षमता ही नहीं बची थी ज्यादा। अरे, तो ये तो उनके अपने लिए ही मुश्किल हो गई। हाँ, अविकसितता खुद ही कॉलोनी के और ज्यादा शोषण में बाधा बन गई। तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया गया? इससे निपटने के लिए सीमित आधुनिकीकरण, लिमिटेड मॉडर्नाइजेशन की एक रणनीति अपनाई गई। सोचा गया कि थोड़ा बहुत विकास करेंगे तो शायद निवेश की गुंजाइश बनेगी। लेकिन उपनिवेशवाद का जो मूल तर्क था, यानी शोषण, उसे बदला नहीं जा सका। तो ये रणनीति सफल हुई? नहीं, ज्यादातर मामलों में नहीं। ये चरण अक्सर पूरी तरह से लागू ही नहीं हो पाया। कई कॉलोनियों में शोषण के पुराने तरीके ही, यानी पहले और दूसरा चरण वाले तरीके ही ज्यादा हावी रहे। भारत में भी यही हुआ। तीसरा चरण आया जरूर, पूंजी निवेश भी हुआ, पर पहले 2 चरणों की विशेषताएं भी साथ साथ चलती रहे। तो ये तीनों चरण एकदम अलग अलग डब्बे नहीं हैं, बल्कि आपस में घुले मिले भी हैं। बिल्कुल। अब जरा दुनिया के दूसरे हिस्सों पर नजर डालते हैं। सेक्शन 12.5 बात करता है कॉलोनियलिज्म इन डिफरेंट टेरिटरीज की। पहले अफ्रीका। हाँ, अफ्रीका पर कब्जा काफी देर से हुआ, 19वीं सदी के आखिरी दशकों में, जिसे स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका कहते हैं। 1880 तक सिर्फ 20% अफ्रीका ही यूरोप के कब्जे में था। फिर क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति फैली, यूरोपीय देशों में आपसी प्रतिद्वंद्विता बढ़ी और सब कॉलोनियों की तलाश में अफ्रीका की ओर भागे। संधियों, ट्रीटीज और विजय, कॉन्क्वेस्ट के जरिए देखते ही देखते लगभग पूरे महाद्वीप को आपस में बांट लिया गया। शासन कैसे करते थे इतने बड़े महाद्वीप पर? आंकड़ा देखिए, 1939 में सिर्फ 1200 यूरोपीय औपनिवेशिक प्रशासक स्थानीय मुखियाओं की मदद से 4 करोड़ 30 लाख 43 मिलियन अफ्रीकियों पर शासन कर रहे थे। सिर्फ 1200 लोग? हाँ, मतलब उन्होंने स्थानीय संरचनाओं का इस्तेमाल किया शासन करने के लिए। इनडायरेक्ट रूल का काफी इस्तेमाल हुआ। अफ्रीका में उपनिवेशवाद के मोटे तौर पर 3 युग बताए गए हैं। विजय का युग 1880 से 1919, फिर स्वतंत्रता आंदोलनों का उभार 1919 से 35 और फिर 1935 के बाद धीरे धीरे उपनिवेशवाद का खात्मा। औसतन लगभग 100 साल का राज रहा। इसका असर क्या हुआ अफ्रीका पर? असर बहुत जबरदस्त और ज्यादातर नकारात्मक था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाएं नष्ट हो गई, समाज में नए तरह के वर्ग भेद पैदा हुए, अफ्रीका के आपस के और बाहरी दुनिया से पारंपरिक संपर्क टूट गए। वित्त पूंजी के जरिए अफ्रीका को पूरी तरह औपनिवेशिक निर्भरता में धकेल दिया गया। मिस्र का उदाहरण दिया है कि कैसे सुएज नहर बनाने के लिए लिया गया कर्ज उसे ब्रिटेन के जाल में फंसाता चला गया। इसकी व्याख्याएं भी अलग-अलग हैं। हाँ, साम्राज्यवादी लेखक कहते थे कि अफ्रीकियों ने तो यूरोपीय शासन का स्वागत किया। कुछ सामाजिक डार्विनवादी इसे प्राकृतिक प्रक्रिया बताते थे। समर्थक इसे अफ्रीका के लिए वरदान कहते थे। फील्ड हाउस जैसे कुछ विद्वान बीच का रास्ता अपनाते हैं, कहते हैं कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी। लेकिन यूनिट का निष्कर्ष क्या है? यूनिट साफ कहती है कि मूल मकसद हमेशा शाही हितों को साधना था। अगर कोई सकारात्मक प्रभाव हुए भी तो वो अनजाने में हुए, बाय प्रोडक्ट्स थे। नकारात्मक प्रभाव बहुत बड़े, गहरे और स्थायी थे। जैसे आज अफ्रीका में जो इतने सारे जातीय संघर्ष, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हम देखते हैं, उनकी जड़ें कहीं न कहीं उपनिवेशवाद द्वारा मनमाने ढंग से खींची गई सीमाओं में हैं। उन्होंने नक्शे पर सीधी लाइनें खींच दी, बिना ये देखे कि कौन सा कबीला कहाँ रहता है, उनके आपसी संबंध क्या हैं। इस बंटवारे ने भविष्य के लिए संघर्ष के बीज बो दिए। ये तो बहुत दुखद है। सेक्शन 12.5.2 मिस्र की बात करता है। हाँ, मिस्र पर फ्रांस और ब्रिटेन दोनों का प्रभाव था। जी, और मिस्र को उन्होंने क्या बना दिया? मेट्रोपोलिस के लिए, खासकर ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कपास का सप्लायर। किस हद तक? आंकड़े देखिए, 1914 तक मिस्र की 43% कृषि योग्य भूमि पर कपास उगाया जा रहा था और 1913 में मिस्र के कुल निर्यात का 85% सिर्फ कपास था। 85%? हाँ, मतलब मिस्र पूरी तरह एक फसल अर्थव्यवस्था बन गया। इसका नतीजा क्या हुआ? अपनी खाद्य जरूरतों के लिए उसे दूसरे देशों से अनाज आयात करना पड़ता था। वो फूड सिक्योर नहीं रहा। और इस कपास के व्यापार पर किसका नियंत्रण था?
कपास उगाने से लेकर उसकी प्रोसेसिंग, फाइनेंसिंग और एक्सपोर्ट तक सब कुछ विदेशियों के हाथ में था। यूनिट कहती है कि विडंबना देखिए, मिस्र दुनिया के लिए इतना कपास उगा रहा था, पर वहां एक भी आधुनिक कपड़ा मिल नहीं थी। सारा कपास कच्चा ही बाहर जा रहा था। कमाल है। यहां बैंकिंग पूंजी का भारी निवेश हुआ, लेकिन कहां हुआ? ज्यादातर सरकारी कर्ज चुकाने और बैंकों में लगभग 79%, इंडस्ट्री में बहुत कम। नतीजा, मिस्र कर्ज के बोझ तले दबता चला गया। और पहले विश्व युद्ध में? पहले विश्व युद्ध में उसका और भी शोषण हुआ। उसके संसाधन छीने गए, उसके सोने के भंडारों पर कब्जा कर लिया गया और 1914 में उसे औपचारिक रूप से ब्रिटिश संरक्षित राज्य प्रोटेक्टोरेट बना दिया गया। तो मिस्र की कहानी भी काफी दुखद है। फिर सेक्शन 12.5.3 संक्षेप में दक्षिण पूर्व एशिया का जिक्र करता है। यहाँ उपनिवेशवाद कब तक रहा? यहाँ तो बहुत लंबा चला, कुछ इलाकों में 5 सदियों तक। पहले मसाला व्यापार के लिए, बाद में ये इलाका तेल, रबर, टिन जैसी धातुएं, चावल, कॉफी, चाय, चीनी जैसे कच्चे माल का महत्वपूर्ण सप्लायर बना रहा। और इसका असर यहाँ भी वही था। थाईलैंड जैसे देश जो औपचारिक रूप से कभी कॉलोनी नहीं बने, उन पर भी गहरा असर पड़ा। पारंपरिक सरकारें कमजोर हुईं या खत्म हो गई, पुराने व्यापारिक रास्ते और पैटर्न नष्ट हो गए, सांस्कृतिक परंपराओं को नुकसान पहुंचा। मतलब कुल मिलाकर तस्वीर हर जगह लगभग एक जैसी थी, शोषण और अविकास। और अब आते हैं उस देश पर जहां उपनिवेशवाद का शायद सबसे गहरा और लंबा असर पड़ा, भारत। सेक्शन 12.6 इंडिया। हाँ, भारत को अक्सर एक क्लासिक कॉलोनी माना जाता है। यहाँ उपनिवेशवाद के लगभग सभी पहलू बहुत स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। यहाँ तीनों चरणों को समझना जरूरी है। तो सेक्शन 12.6.1 पहले चरण की बात करता है ना, मोनोपोली, ट्रेड एंड प्लंडर वाला। जी, बंगाल और दक्षिण भारत की विजय के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के दोनों उद्देश्य पूरे हो गए। व्यापार पर एकाधिकार भी मिल गया और सरकारी खजाने, राजस्व पर कब्जा भी हो गया। कंपनी ने इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया? उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके भारतीय व्यापार और खासकर कपड़ा उद्योग, हस्तशिल्प पर अपना एकाधिकार जमा लिया। भारतीय व्यापारियों को मुकाबले से बाहर कर दिया गया। बुनकरों को बहुत कम दामों पर जबरदस्ती कंपनी के लिए काम करने पर मजबूर किया गया। उनकी हालत बहुत खराब हो गई। और वो धन का निकास, ड्रेन ऑफ वेल्थ, वो तो इस चरण का मुख्य चरित्र था। और मजे की बात यह है कि ब्रिटिश अधिकारी खुद इस बात को मानते थे। सच में? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के डिप्यूटी चेयरमैन ने 18वीं शताब्दी के अंत में खुद कहा था, और ये कोट करने लायक बात है, आवर सिस्टम एक्ट्स वेरी मच लाइक अ स्पंज, ड्रॉइंग अप ऑल द गुड थिंग्स फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द गैंजीज एंड स्क्वीजिंग देम डाउन ऑन द बैंक्स ऑफ द थेम्स। अरे बाप रे, हमारा सिस्टम एक स्पंज की तरह काम करता है, जो गंगा के किनारों से सारी अच्छी चीजें सोख लेता है और उन्हें टेम्स नदी के किनारों पे निचोड़ देता है। कितना साफ और क्रूर बयान है। दिखाता है कि उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं। भावुक स्वर। रोंगटे खड़े हो गए ये सुनकर। इस चरण में, जैसा हमने पहले कहा, भारत के अंदर कोई बुनियादी सामाजिक आर्थिक बदलाव नहीं किए गए। केवल सेना, प्रशासन के ऊपरी स्तर और राजस्व वसूलने के तरीकों में कुछ बदलाव हुए। विचारधारा के स्तर पर भी अभी वो पारंपरिक भारतीय ज्ञान और व्यवस्थाओं का सम्मान करने का दिखावा करते थे। जैसे विलियम जोन्स संस्कृत पढ़ रहे हैं, शास्त्रों का अनुवाद कर रहे हैं। हाँ, ये बाद के मैकाले के विचारों से बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। मैकाले ने तो कहा था कि पूरे भारत और अरब का साहित्य यूरोप की एक लाइब्रेरी की एक शेल्फ के बराबर भी नहीं है। तो पहले चरण में ये सोच नहीं थी। अब आता है सेक्शन 12.6.2, दूसरा चरण, मुक्त व्यापार वाला, एरा ऑफ फ्री ट्रेड। हाँ, अब भारत का रोल बदल गया। भारत अब मैनचेस्टर और लैंकाशायर की कपड़ा मिलों के लिए एक बड़ा बाजार बन गया और ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चे माल का सप्लायर। मैनचेस्टर के कपड़े का आयात कितना बड़ा? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 1860 में लगभग 96 लाख स्टर्लिंग पाउंड का कपड़ा भारत आया। 1900 तक ये बढ़कर 27 करोड़ स्टर्लिंग पाउंड हो गया। 96 लाख से 27 करोड़, 40 साल में। जी हाँ। इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? भारत के जो पारंपरिक बुनकर थे, जो सदियों से दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा बनाते थे, वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। उनका रोजगार छिन गया। इसे ही विऔद्योगीकरण कहते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिल्कुल। भारत में औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, बल्कि विऔद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। जो उद्योग थे वो भी खत्म होने लगे। इतिहासकार ए.के. बागजी ने दिखाया है कि मध्य गंगा के मैदानी इलाके में लोगों की कुल आजीविका में उद्योगों का जो हिस्सा था वो 1809-13 से 1901 के बीच घटकर
लगभग आधा रह गया। आधा रह गया। मतलब लोग उद्योगों से हटकर वापस खेती की ओर जाने लगे होंगे। हाँ, या फिर बेरोजगार हो गए, खेती पर बोझ बढ़ा। और आम आदमी की आय का क्या हुआ? इतिहासकार शिव सुब्रमण्यम का अनुमान है कि ब्रिटिश राज की आखिरी आधी सदी, लगभग 1947 में भारत की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम लगभग स्थिर रही, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। स्थिर रही। और दादा भाई नौरोजी ने इसे कितना बताया था? उन्होंने 19वीं सदी के अंत में इसे केवल 20 रुपए प्रति वर्ष आंका था। 20 रुपए पूरे साल की कमाई? अविश्वास और गहरा दुख। जी, ये आंकड़े दिखाते हैं कि आम भारतीय कितना गरीब था और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इस चरण में और क्या बदलाव हुए? जैसा हमने पहले डिस्कस किया, रेलवे, डाक तार का विकास हुआ, प्रशासन को और फैलाया गया ताकि माल आसानी से अंदर बाहर आ जा सके, कानूनी व्यवस्था बदली गई, खासकर अनुबंध की पवित्रता, सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर जोर दिया गया ताकि व्यापार आसान हो। और शिक्षा? आधुनिक शिक्षा शुरू की गई, मुख्य रूप से प्रशासन के लिए, बाबी बनाने के लिए। और ये उम्मीद भी थी कि पश्चिमीकरण से ब्रिटिश माल की मांग बढ़ेगी। संस्कृति के स्तर पर क्या हुआ? अब मौजूदा भारतीय संस्कृति, धर्म, रीति रिवाजों की खुलकर निंदा की जाने लगी। उन्हें पिछड़ा, बर्बर बताया गया। प्राच्यवाद, ओरिएंटलिज्म का इस्तेमाल करके लोगों को उनकी अपनी भाषा, साहित्य और संस्कृति को समझने की प्रक्रिया से ही जैसे वंचित कर दिया गया। ऐसा माहौल बनाया गया कि जो कुछ पश्चिम का है वही अच्छा है, वही आधुनिक है। विचारधारा विकास की थी, पर नतीजा हुआ अविकास। बिल्कुल। Non-development was the consequence of the ideology of development. अब सेक्शन 12.6.3 तीसरा चरण, वित्त पूंजी का युग, एरा ऑफ फाइनेंस कैपिटल। हाँ, इस चरण में भारत में ब्रिटेन से भारी मात्रा में पूंजी का निवेश हुआ। कहाँ निवेश हुआ? सबसे ज्यादा हुआ रेलवे में, सरकारी कर्जों में, व्यापार में, कुछ हद तक बागानों में, चाय, कॉफी, रबर, कोयला खनन, जूट मिलों, जहाजरानी, शिपिंग और बैंकिंग में भी निवेश हुआ। इस समय ब्रिटेन को दूसरी यूरोपीय शक्तियों से चुनौती मिल रही थी। हाँ, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इसलिए ब्रिटेन के लिए भारत पर अपनी पकड़ और मजबूत करना जरूरी हो गया था। लॉर्ड कर्जन ने तो लिखा भी था कि दुनिया में निवेश के बाकी रास्ते भर रहे हैं और ब्रिटिश पूंजी जल्द ही भारत की ओर बहेगी, क्योंकि यहाँ ब्रिटिश संस्थाओं और कानूनों की सुरक्षा है। तो नीतियां और कड़ी हो गई? हाँ, लिटन और कर्जन जैसे वायसराय के समय में प्रतिक्रियावादी नीतियां अपनाई गई। प्रशासन को और केंद्रीकृत और नौकरशाही बनाया गया। स्वशासन की बातें बंद कर दी गई। और क्या कहा गया? कहा गया कि ब्रिटिश राज का उद्देश्य भारत के बालक लोगों पर स्थायी न्यासिता, परमानेंट ट्रस्टीशिप स्थापित करना है। हम हमेशा तुम्हारे भले के लिए यहाँ रहेंगे। ये तो हद है। लेकिन इस चरण में भारत के संदर्भ में एक बहुत ही दिलचस्प बात यूनिट बताती है, लूजनिंग ऑफ लिंक्स। लूजनिंग ऑफ लिंक्स मतलब ये कि पैराडॉक्सिकली भारत में औद्योगिक निवेश में थोड़ी तेजी तब आई जब विश्व अर्थव्यवस्था से और खासकर ब्रिटेन से उसके संबंध अस्थायी रूप से कमजोर हुए। कब? 3 मौके आए। पहला विश्व युद्ध 1914 से 18, महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 34 और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45। इन तीनों समयों में ब्रिटेन अपनी समस्याओं में उलझा रहा और भारत का बाहरी दुनिया से व्यापार और संपर्क कुछ हद तक बाधित हुआ। तो इसका फायदा भारत को मिला? हाँ, कुछ हद तक, क्योंकि बाहर से माल आना कम हो गया तो भारत के अपने उद्योगपतियों को थोड़ा मौका मिला अपना उत्पादन बढ़ाने का। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ। अच्छा, ये तो बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है ना? लेकिन यूनिट एक और महत्वपूर्ण बात कहती है, क्योंकि ये संबंध पूरी तरह टूटे नहीं थे, सिर्फ ढीले हुए थे। लूसेंड, नॉट ब्रोकन। इसलिए भारत में औद्योगिक विकास तो हुआ, लेकिन औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुई। इसमें क्या फर्क है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब है उत्पादन बढ़ना, कुछ नई फैक्ट्रियां लगना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब होता है पूरी अर्थव्यवस्था का कायापलट हो जाना, तकनीक में बड़ा बदलाव आना, आत्मनिर्भर विकास का रास्ता खुलना। वो भारत में नहीं हुआ। जैसे युद्ध या मंदी खत्म हुई, ब्रिटेन का शिकंजा फिर कस गया। समझ गया। ये बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण बिंदु है यूपीएससी के लिए खास तौर पर। बिल्कुल। अब आते हैं सेक्शन 12.7 पर, ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट। ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य की प्रकृति पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। हाँ, यूनिट यहाँ फिर से स्पष्ट करती है कि ब्रिटिश शासन बनाए रखने के लिए क्रूर बल, ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करने से कभी हिचकिचाए नहीं।
1857 का विद्रोह और उसे कुचलने का तरीका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक बड़ी अनुशासित और वफादार सेना हमेशा उनकी पहली जरूरत थी। लेकिन क्या वे सिर्फ बल पर ही निर्भर थे? नहीं, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, उन्होंने सिर्फ डंडे से राज नहीं किया। उन्होंने कई वैचारिक साधनों का भी इस्तेमाल किया, लोगों की सोच को प्रभावित करने की कोशिश की, अपनी लेजिटिमेसी बनाने की कोशिश की। इसीलिए इसे अर्ध आधिपत्यवादी राज्य, बिल्कुल सेमी हेजेमोनिक स्टेट कहा गया है। बिल्कुल, पूरी तरह हेजेमनी तो नहीं बना पाए। लोगों ने लगातार विरोध किया, लेकिन कुछ हद तक सहमति बनाने में कामयाब रहे, खासकर कुछ वर्गों में। इसकी नींव किस पर टिकी थी? ये सेमी हेजेमोनी कैसे बनी? कई चीजों पर। एक तो पैक्स ब्रिटानिका का विचार कि हमने भारत में शांति स्थापित की है, लड़ाई झगड़े खत्म किए, कानून और व्यवस्था का दावा। और ब्रिटिश अफसर की माई बाप वाली छवि बनाने की कोशिश कि हम तो प्रजा का भला चाहते हैं। और फिर वैचारिक, कानूनी, न्यायिक, प्रशासनिक संस्थाएं जो लोगों को ये एहसास कराएं कि ये एक व्यवस्थित और न्यायपूर्ण शासन है। ब्रिटिश राज की अजय छवि, उसकी प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज ऑफ द राज, इसका भी जिक्र है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। ये दिखाना कि ब्रिटिश राज कितना शक्तिशाली है, उसे कोई हरा नहीं सकता, ये डर और सम्मान का मिला-जुला भाव पैदा करता था। ये छवि उतनी ही जरूरी थी जितनी उनकी सेना। इसका प्रतीक क्या था? इसका सबसे बड़ा प्रतीक था स्टील फ्रेम, इंडियन सिविल सर्विस, ICS। खासकर जिले का कलेक्टर या जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो दूर-दराज के देहात में सरकार का अवतार माना जाता था। किपलिंग की कविता का भी जिक्र है। हाँ, रुडियार्ड किपलिंग की कविता द वाइट मैन्स बर्डन इसी विचारधारा को दर्शाती है कि गोरे आदमी पर बोझ है पिछड़ी दुनिया को सभ्य बनाने का। कानून रखो, आज्ञा मानो, बुराई हटाओ, सड़कें पुल बनाओ, हमारी शांति से दुनिया जाने कि हम ईश्वर की सेवा करते हैं। ये सिविलाइजिंग मिशन वाला तर्क इस अर्ध आधिपत्यवादी राज्य को बनाए रखने के लिए कुछ खास राजनीतिक नीतियां भी अपनाई गईं। हाँ, दो मुख्य रणनीतियां थी। एक तरफ समाज के कुछ प्रभावशाली वर्गों को अपने साथ मिलाना, उन्हें नौकरियां देकर, उपाधियां देकर, जमीनें या दूसरी रियायतें देकर देशी सहयोगियों, नेटिव एलाइज का एक सामाजिक आधार बनाना। अच्छा, और दूसरी तरफ जो लगातार बढ़ रहा ब्रिटिश विरोधी असंतोष था, उसे काबू में रखना। और इसके लिए क्या किया? समय समय पर राजनीतिक सुधार किए, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना या उनमें भारतीयों की संख्या बढ़ाना। इसका मकसद क्या था? मकसद था असंतोष को एक संवैधानिक दायरे में सीमित रखना, उसे सड़क पर आने से रोकना। दबाव में रियायतें दी गई, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखा गया कि अंतिम नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में ही रहे। स्ट्रैटेजी ऑफ कंसेशंस एंड काउंटरवेट्स। तो ये था ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य का मिलाजुला चरित्र, दमन भी और कुछ हद तक सहमति बनाने की कोशिश भी। अब हम आते हैं यूनिट के आखिरी वैचारिक खंड पर, सेक्शन 12.8, कॉलोनियलिज्म और कॉलोनियलिज्म्स, उपनिवेशवाद या उपनिवेशवाद। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल उठाता है कि क्या दुनिया में एक ही तरह का उपनिवेशवाद था या अलग-अलग देशों का तरीका अलग-अलग था। खासकर ब्रिटिश और फ्रांसीसी मॉडल की तुलना की जाती है। जी, यूनिट कहती है कि ऊपरी तौर पर देखने पर लगता है कि दोनों के दृष्टिकोण अलग थे, लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर काफी समान होती थी। कुछ विद्वान, जैसे D.A. लो का नाम है, वो इसी आधार पर कहते हैं कि सब उपनिवेशवाद एक जैसे ही थे। हाँ, लेकिन यूनिट इस विचार से पूरी तरह सहमत नहीं दिखती। वो कहती है कि कुछ अंतर थे। वॉलेस्टीन का क्या मानना है इस पर? वॉलेस्टीन मानते हैं कि सभी में एक बुनियादी पितृसत्तावाद, पैटर्नलिज्म था, यानी हम शासक हैं, तुम शासित हो, हम तुम्हारे भले के लिए हैं। लेकिन ये पितृसत्तावाद अलग-अलग रूपों में व्यक्त हुआ। ब्रिटिश नीति की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? ब्रिटिश नीति में मितव्ययिता, इकोनॉमी पर जोर था, कम खर्चे में काम चलाना। उन्होंने शुरुआत में कंपनियों का इस्तेमाल किया, कॉलोनियों को आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट बनाने पर जोर दिया ताकि ब्रिटेन पर बोझ ना पड़े। और उन्होंने स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अपनी प्रशासनिक संरचना को बदला, एडेप्टेबिलिटी। और फ्रांस के बारे में कहा जाता है कि वो ज्यादा सैद्धांतिक, डॉक्ट्रिनियर थे, शानो शौकत, ग्लोरी की तलाश में रहते थे और प्रत्यक्ष प्रशासन, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादा जोर देते थे। तो वो क्लासिक कंट्रास्ट क्या बताया गया है? क्लासिक कॉन्ट्रास्ट ये बताया गया है, ब्रिटेन अनुभवजन्य, वाणिज्यिक, कमर्शियल, अप्रत्यक्ष शासन, इनडायरेक्ट रूल और नस्लवाद, रेसिज्म की ओर झुकाव। फ्रांस कार्टेशियन तर्क, कार्टेशियन लॉजिक, महिमा की तलाश, सर्च फॉर ग्लोरी, प्रत्यक्ष प्रशासन, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और भाईचारे का प्रेरित। लेकिन क्या ये कॉन्ट्रास्ट सच में इतने पक्के थे? यूनिट कहती है कि नहीं।
इन सामान्यीकरणों की सीमाएं हैं, लिमिट्स टू दीज जनरलाइजेशंस। व्यवहार में अंतर अक्सर धुंधले थे। फ्रांसीसी भी जरूरत पड़ने पर अप्रत्यक्ष शासन करते थे। और वो पैसा बनाम महिमा या नस्लवाद बनाम भाईचारा, ये कॉन्ट्रास्ट भी बहुत ठोस नहीं है। जैसे जहां गोरे लोग बस गए थे, सेटलर कॉलोनीज जैसे केनिया ब्रिटिश और अल्जीरिया फ्रांसीसी, वहां नस्लीय भेदभाव लगभग एक जैसा ही था। फ्रांस का असिमिलेशन का दावा भी अक्सर खोखला साबित हुआ। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? फील्ड हाउस का तर्क दिया गया है कि 1929 की महामंदी और खासकर 1932 के बाद ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के दृष्टिकोण और नीतियां काफी करीब आ गई। दोनों ने अपनी कॉलोनियों पर नियंत्रण बढ़ाया और आर्थिक शोषण तेज किया। तो निष्कर्ष यही है कि पैटर्न में कुछ अंतर जरूर थे, लेकिन हमें अति सरलीकरण, ओवर सिंप्लीफिकेशन से बचना चाहिए। जमीनी हकीकत ज्यादा जटिल और मिलीजुली थी। ये एक संतुलित नजरिया है। तो ये थी यूनिट की मुख्य बातें। सेक्शन 12.9 में एक सारांश दिया गया है। हाँ, संक्षेप में क्या कहती है यूनिट? संक्षेप में यूनिट 12 हमें बताती है कि उपनिवेशवाद औद्योगिक पूंजीवाद जितना ही आधुनिक है। यह सिर्फ विदेशी राजनीतिक प्रभुत्व नहीं, बल्कि एक विशिष्ट सामाजिक संरचना है जहां कॉलोनी की अर्थव्यवस्था और समाज का मूल नियंत्रण एक विदेशी मेट्रोपॉलिटन शासक वर्ग के हाथ में होता है। उपनिवेशवाद कॉलोनी में घटित होता है, जबकि साम्राज्यवाद का केंद्र मेट्रोपोलिस होता है। और यूनिट के अंत में सेक्शन 12.10 में कुछ एक्सरसाइजेस यानी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। हाँ, ये प्रश्न आपकी समझ को और गहरा करने में मदद करेंगे। जैसे 1. उपनिवेशवाद क्या है और ये साम्राज्यवाद से कैसे भिन्न है? 2. उपनिवेशवाद को समझने के विभिन्न दृष्टिकोण क्या हैं? डिपेंडेंसी स्कूल, वर्ल्ड सिस्टम्स थियरी वगैरह। 3. उपनिवेशवाद के ऐतिहासिक चरण क्या थे और उन्होंने खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया? तीनों चरणों का असर। इन सवालों पर सोचने से रिवीजन भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी इग्नू MA पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 12 कॉलोनियलिज्म पर आधारित एक विस्तृत चर्चा। हमने कोशिश की कि उपनिवेशवाद की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसके विभिन्न चरण और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों, खासकर भारत, अफ्रीका, मिस्र पर उसके प्रभावों को समझें। हमने औपनिवेशिक राज्य की प्रकृति को भी देखा और ये भी जानने की कोशिश की कि क्या अलग-अलग तरह के उपनिवेशवाद थे। याद रखिए, उपनिवेशवाद को समझना सिर्फ इतिहास की जरूरत नहीं है, ये आज के भारत और आज की दुनिया को समझने की कुंजी है। हाँ, ये आपके UPSC मेंस GS पेपर 1, इतिहास ऑप्शनल, निबंध लेखन और यहाँ तक कि इंटरव्यू के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उससे भी बढ़कर ये आपको एक बेहतर विश्लेषक और एक जागरूक नागरिक बनने में मदद करता है। ये समझना कि कैसे बाहरी ताकतें किसी देश के अंदरूनी ढांचे को तोड़कर उसे बदलकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, ये आज की वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को समझने में भी बहुत मददगार है। ये विषय वाकई बहुत गहरा और जटिल है। हम तो यही कहेंगे कि इस चर्चा को आप शायद दोबारा सुने, अपने नोट्स बनाएं। और अगर मुमकिन हो तो इग्नू की इस यूनिट 12 को खुद भी एक बार पढ़ें। ज्ञान को बार बार दोहराने से ही वो स्थायी बनता है। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपके लिए उपयोगी साबित होगी। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं जिस पर आप सोच सकते हैं। हाँ, उपनिवेशवाद औपचारिक रूप से तो खत्म हो गया, ज्यादातर देशों को राजनीतिक आजादी मिल गई, लेकिन क्या उसके प्रभाव पूरी तरह मिट गए हैं, या वो आज भी आजादी के इतने दशकों बाद भी किसी न किसी रूप में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानसिक स्तर पर जारी हैं? क्या नव उपनिवेशवाद आज भी एक हकीकत है? ये सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा इस पर। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई और उपयोगी लगी तो कृपया सनलो UPSC YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके कोई भी सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे अगले एपिसोड्स की जानकारी मिलती रहे। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। हम जल्दी एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।